उड़ान सपनों की। Hello everyone, myself LV Misra, BTech from IIT कानपुर एंड डायरेक्टर ऑफ शिवाय गुरुकुल। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हुआ हूँ। ये जो टॉपिक है आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉपिक का नेम मेंशन है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो है बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये काफ़ी मतलब ऐसे तो आसान टॉपिक है लेकिन कई बार बच्चों को समझने में इसमें बहुत परेशानी होती है। तो एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू आज जो है मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट को सिंपलेस्ट वे में समझाने का ट्राई करूंगा और स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं उन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दो ब्लॉक्स जो हैं इस डायग्राम में, दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं जिनका मास m1 एंड m2 दिया हुआ है और m2 जो है एक मूविंग पुली के साथ कनेक्टेड है और m1 एक स्ट्रिंग के थ्रू ऐसे जो है कनेक्ट करके इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ और m2 को F फोर्स अप्लाई करके आगे पुल किया जा रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें, कोई पूछे कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा तो कैसे फाइंड किया जाए। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि ये जो m2 है, m2 का एक्सेलरेशन मैंने एज्यूम कर लिया कि m2 का एक्सेलरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन a2 है एंड m1 का एक्सेलरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन a1 है। ठीक है। अब बेसिक जैसे अप्रोच आप लोग जानते होंगे कि जैसे इक्वेशन अगर एक्सेलरेशन से अगर फाइंड करना है तो सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि हम लोग जो भी बॉडीज के एक्सेलरेशन फाइंड करने होते हैं उनका एफबीडी ड्रॉ करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन F इक्वल टू ए में जो इक्वेशन है उसको लिखने का पहले ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए पहले एफबीडी प्लॉट करते हैं हम लोग। एफबीडी में फोर्सेज को दिखाने के लिए जैसे यहाँ पे क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं अगर इनकी बात करें तो टेंशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस पे टेंशन लग रहा है, टेंशन T मान लेते हैं इसका, तो दिस इज टेंशन T। ये सेम टेंशन T यहां पे लगेगा, ये टेंशन T यहां पे लगेगा और सेम टेंशन T यहां पे लगेगा। जैसा कि रिजल्ट सबको पता है कि आइडियल स्ट्रिंग में थ्रू आउट द स्ट्रिंग पूरे स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम होती है। अब ये एक आइडियल पुली है, आइडियल पुली के दोनों साइड टेंशन सेम होते हैं तो इस पुली को लेफ्ट साइड पुल करने वाला टेंशन T प्लस T 2T है तो राइट साइड में फोर्स 2T रहेगा। फोर्स बैलेंस कराएंगे तो ये टेंशन 2T होगा, ये भी टेंशन 2T होगा। बाकी फोर्सेज में वेट एंड नॉर्मल जो है वर्टिकल फोर्सेज हैं, चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हम लोग को फाइंड करना है तो वर्टिकल फोर्सेज को एक टाइम के लिए इग्नोर कर लेते हैं, वो बैलेंस होंगे, उनका कोई यहाँ पर रोल नहीं आएगा। अब इक्वेशन लिखने का ट्राई करते हैं। इक्वेशन अगर लिखी जाए तो जैसे m1 के इक्वेशन की बात करेंगे यहाँ पे तो m1 पे टेंशन T फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में सिंगल फोर्स T है तो इसकी इक्वेशन F नेट इक्वल टू ma लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी। m1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन आएगी T इज इक्वल टू m1 a1, एक इक्वेशन ही आएगी। m2 की अगर बात करें तो m2 को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स फाइंड करेंगे m2 का तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ a2 दैट इज F माइनस 2T। तो F माइनस 2T दैट इज इक्वल टू m2 a2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन से हम लोग को a1 a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों इक्वेशन से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहां पे इक्वेशन में अननोन्स अगर काउंट किया जाए तो a1 अननोन है, a2 अननोन है एंड टेंशन T भी अननोन है। दो इक्वेशंस हैं एंड 3 अननोन्स हैं तो अभी तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी कि हम लोग को एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आइडिया होना चाहिए कि हम लोग आखिर स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखते क्यों हैं। तो हम लोग को स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग रिलेशन की रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट रिलेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो मैच नहीं हो रहे। नंबर ऑफ अननोन्स 3 है और नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो 2 ही है तो एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसी के लिए हम लोग कांस्टेंट रिलेशन लिखते हैं। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है
इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या है। तो कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग मेनली इस बात का यूज करते हैं कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट मेंटेन रहती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इन ब्लॉक्स की वेलोसिटीज का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे तो कांस्टेंट रिलेशन फाइंड करने का, स्ट्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के 2-3 अप्रोच हैं। मैं जो सबसे फंडामेंटल अप्रोच है उसको आज जो है डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। तो हमें एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए और वो एक्स्ट्रा इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे A1 A2 के बीच के रिलेशन का। अब हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि जिन बॉडीज के एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए होगा उन बॉडीज का पोजीशन पहले हम लोग मार्क करते हैं। तो किसी फिक्स पॉइंट से उन बॉडीज का पोजीशन पहले मार्क करेंगे। तो यहां पे अगर देखा जाए, हाँ ये चीज पोजीशन मार्क करने में ध्यान रखना होगा कि जिस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसी लाइन के अलोंग जो हम लोग पोजीशन में मार्क करते हैं ताकि 1D का जो रिलेशन है वो रिलेशन बना रहे। तो अब यहां पे जैसे दोनों का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन किसी फिक्स पॉइंट से मुझे मार्क करना है, तो इस वॉल से इन दोनों ब्लॉक्स का पोजीशन हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो मान लो कि इस वॉल से अगर पोजीशन मार्क करना है तो इस ब्लॉक का पोजीशन यहां से इस वॉल से इस ब्लॉक की पोजीशन x1 ये मान लिया एंड इस ब्लॉक की पोजीशन यहां से x2 अज्यूम कर लिया। तो सबसे पहला टास्क ये होता है कि दोनों जितनी भी बॉडीज हैं उन सभी बॉडीज का पोजीशन मार्क करना। तो पोजीशन मार्क कर लिया हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टास्क ये होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ, किसी स्ट्रिंग की लेंथ को इन पोजीशंस के टर्म में रिप्रेजेंट करना। तो जैसे इस लेंथ, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग की लेंथ को हम लोग इन पोजीशंस के टर्म में एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। अब जैसे स्ट्रिंग की लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो स्ट्रिंग है यहां से यहां तक की ये पूरी स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ एक टाइम के लिए हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L1 है एंड यहां से यहां तक जो दूसरी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ L2 मान लिया। यानी कि हम लोग को L1 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। अब L1 इन टर्म्स ऑफ x1 x2 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ फाइंड करेंगे और फिर यहां से लेके यहां तक की लेंथ फाइंड करेंगे और उन सबको जोड़ देंगे। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ अगर कैलकुलेट करें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ अगर फाइंड करें तो कितना आएगा। तो टोटल लेंथ यहां से यहां तक का x2 है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ आएगी वो आएगी x2 और माइनस L2। ये यहां से यहां तक L2 है तो x2 में से अगर L2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो नाउ तो ये रिलेशन अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस L2। ये लेंथ जो है x2 माइनस L2 ये लेंथ आ गया। अब इस लेंथ की रिक्वायरमेंट है, ये जो लेंथ होगा इस लेंथ में से अगर x1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये लेंथ आ जाएगा। तो ये लेंथ हमारे पास था x2 माइनस L2, उसमें से x1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो प्लस x2 माइनस L2 एंड माइनस x1 दैट इज इक्वल टू L1। ये पूरा स्ट्रिंग का लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ हो जाए, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। ठीक है, अब यहां पे अगर फाइंड करें तो ये हो जाएगा ये x2 और ये x2 2x2, तो 2x2 एंड माइनस x1 माइनस 2L2 इज इक्वल टू L1। यानी कि रिलेशन आ गया 2x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L1 प्लस 2L2। ये हम लोग के पास एक रिलेशन आया। अब इस रिलेशन में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये हम लोगों ने पोजीशंस मार्क किया था x1 x2 और उन पोजीशंस को रिलेट करके एक इक्वेशन आई जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से रिलेटेड है। अब इधर L1 प्लस 2L2 जो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है तो L1 प्लस 2L2 ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगी।
और जैसे जैसे ब्लॉक्स मूव करेंगे x1 x2 चेंज होगा। अब यहां पर हम लोग डायरेक्टली वन डी मोशन जो है उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज एक्सेलरेशन। यानी कि पोजीशन को अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो 2 बार डिफरेंशिएट करके हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएटिंग with respect to time twice, 2 बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ये हो जाएगा d2 x2 अपॉन dt2 माइनस d2 x1 अपॉन dt2 दैट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये टर्म 0 आ गई। अब यहां पर डबल डेरिवेटिव की टर्म आ रही है, पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट किए हैं, डबल डेरिवेटिव जो है एक्सेलरेशन होता है। अब थोड़ा सा यहां पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। साइन कन्वेंशन का रूल क्या होता है इसको समझेंगे। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और पोजीशन की डायरेक्शन, अगर ये दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही अगर पोजीशन मार्क किए हुए हैं तो डबल डेरिवेटिव को प्लस ए से रिप्लेस करना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन को प्लस ए से रिप्लेस करना है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन और पोजीशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो डबल डेरिवेटिव को माइनस ए से रिप्लेस करना होगा। तो यहां पर देख सकते हैं x1 की डायरेक्शन और a1 की डायरेक्शन सेम है, यानी कि d2 x1 अपॉन dt2 इसको डायरेक्टली प्लस a1 से रिप्लेस करेंगे, और x2 की भी डायरेक्शन a2 के सेम डायरेक्शन में है तो इसके डेरिवेटिव को, डबल डेरिवेटिव को डायरेक्टली प्लस a2 से रिप्लेस करेंगे। तो ये रिलेशन आ गया 2a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास रिलेशन आया 2a2 इज इक्वल टू a1। ये हमारे पास न्यू रिलेशन आ गया एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस प्रॉब्लम में 3 अननोन है और 3 इक्वेशन भी है। तो 2 इक्वेशन तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन्स लॉ के लिखे थे, F इक्वल टू एम ए हम लोग m1 के लिए फाइंड किए थे, F इक्वल टू एम ए की इक्वेशन m2 के लिए फाइंड किए थे। तो दो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन थी एंड थर्ड इक्वेशन जो हम लोग का कांस्टेंट रिलेशन आ गया। अब देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अननोन और 3 इक्वेशन भी आ गई है। अब यहाँ से इजीली हम लोग चाहें तो a1 a2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे छोटा सा कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ कि जैसे बाई चांस अगर मान लो कि यहाँ पे सपोज हमें a2 की ही वैल्यू फाइंड करनी है तो a1 के जगह पे हम लोग 2a2 रख देंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में a1 के जगह पे चाहो तो 2a2 रख दो। यानी कि अगर इसको सॉल्व करने का कोई बोले तो इक्वेशन 1 हो जाएगा t इज इक्वल टू, नाउ इक्वेशन 1 इज t इक्वल टू m1 and into a1 is 2a2 and equation 2 is f minus 2t that is m2 and into a2। ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2, ये 2 इक्वेशंस आएंगी एंड अब इन दोनों इक्वेशन से a2 फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये टेंशन वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 ये हो गया और यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 4m1 प्लस m2 और इंटू a2। इनको ऐड करेंगे तो 4m1 प्लस m2 इंटू a2, यानी कि यहां से a2 की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स a2 इज f अपॉन 4m1 प्लस m2। ये हम लोग का a2 का वैल्यू हो गया एंड एक बार a2 फाइंड कर लिए, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा और फिर a1 की वैल्यू वहां पुट करेंगे t की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक बेसिक अप्रोच हुआ कि कैसे हम लोग कांस्टेंट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन जो है इसको एक बार समराइज करते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन रिलेशन फाइंड करना होगा, सबसे पहला काम
उन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन मार्क करते हैं एक्सेलरेशन के लाइन के लॉन्ग। पोजीशन मार्क करके किसी स्ट्रिंग को सेलेक्ट करके उस स्ट्रिंग के लेंथ को उन पोजीशंस के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन पोजीशन का रिलेशन आने के बाद उस रिलेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट करके हम लोग का डायरेक्टली वो एक्सेलरेशन रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक टाइम के लिए देखने के लिए लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है, इतना कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है मैं बता रहा हूं कि जैसे कहीं भी अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो ये इक्वेशन तो हमें लिखनी है, हमें ये कांस्टेंट रिलेशन जो है कितना जल्दी फाइंड करना है ये हम लोग को देखना है। तो शॉर्टकट में कैसे फाइंड करेंगे उसको मैं डायरेक्टली अब जो है एक दूसरे प्रॉब्लम से जो है इसको फाइंड करने का ट्राई करता हूं। तो एक नया क्वेश्चन रेज करते हैं इसमें। जैसे एक और अगर एग्जांपल ले जाए, एकदम सिंपल बेसिक एग्जांपल ही लेते हैं इसको भी। जैसे 2 ब्लॉक्स की अगर कंडीशन दे रखी है, एक ब्लॉक यहां पे ऐसे हम लोग का हैंग कर रहा है, दिस इज M1, एंड एक दूसरा ब्लॉक इसके साथ कनेक्ट कर दिया थ्रू अ पुली। इस पुली को यहां पे अटैच करते हैं ऐसे स्ट्रिंग के थ्रू, और इस पुली से जो है एक सेकेंड ब्लॉक M2 ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है। अब ये 2 ब्लॉक्स हैं और अगर किसी ने पूछा कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया अभी कि एक्सेलरेशन जो है M1 का एक्सेलरेशन सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में मानते हैं, और ये एक्सेलरेशन मैंने A1 अज्यूम कर लिया, और M2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मानते हैं और ये A2 मान लिया, ठीक। जहां तक न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन की बात है वो तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से लिख के बता रहा हूं कि न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग। तो पहला काम हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो इसका वेट होगा M1G डाउनवर्ड, यहां पे टेंशन T होगा अपवर्ड, ये सेम टेंशन T यहां तक आएगा, यहां पे टेंशन T होगा अपवर्ड, यहां पे टेंशन T होगा अपवर्ड, और ये चूंकि आइडियल पुली है फोर्स बैलेंस होंगे, तो यहां पे टेंशन हो जाएगा 2T, यहां पे टेंशन हो जाएगा 2T, एंड ये हो जाएगा M2G, ठीक है। बाई चांस अगर किसी को ये नहीं समझ में आता होगा कि जैसे इस पुली पे दोनों साइड जो है कैसे हम लोग टेंशन लिख रहे हैं कि ऊपर T और T लिखा तो नीचे 2T कैसे हो गया, तो इसके लिए अगर न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखी जाए तो क्या लिखेंगे, एक बार मैं पुली के लिए केवल लिख के बता रहा हूं कि हम लोग का न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या होता है कि नेट फोर्स F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारी इक्वेशन होती है। एंड चूंकि आइडियल पुली है, आइडियल पुली मासलेस होता है, तो मासलेस होगा तो M की टर्म तो 0 हो जाएगी ना, तो M की टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि F नेट 0 हो जाएगा, और F नेट अगर 0 है यानी कि जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। तो ऊपर फोर्स लग रहा है T प्लस T 2T, तो नीचे ही फोर्स कितना होगा 2T। तो ऐसे करके हम लोग जो है पिछले क्वेश्चन में भी टेंशन बैलेंस किए थे और यहां भी बैलेंस किए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे इसमें इक्वेशन लिखना है तो पहले M1 की इक्वेशन लिखी जाए। तो M1 की इक्वेशन लिखेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ A1 क्या फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ A1 अगर फाइंड करें तो क्या आएगा, T माइनस M1G इक्वल टू M1 A1। यहां पे इक्वेशन लिखेंगे तो T माइनस M1G, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 A1, पहली इक्वेशन ही आएगी। दूसरी इक्वेशन M2 के लिए आएगी, तो M2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स देखना पड़ेगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या आएगा, M2G माइनस 2T, M2G माइनस 2T दैट इज M2 और इंटू A2, ये आएगी सेकेंड इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन आ गया, फिर से सेम इशू है कि 2 इक्वेशन है और हमारे पास 3 अननोन है।
A1 A2 एंड टेंशन T, तीन अननोन है, यानी कि तीसरी इक्वेशन हमें कांस्टेंट रिलेशन फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा कांस्टेंट रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंसेज तो पहले मार्क करना ही है, तो डिस्टेंस अगर मार्क किया जाए तो m1 का डिस्टेंस, अब यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो डिस्टेंसेज भी हम लोग को वर्टिकल ही, पोजीशन जो होगा वर्टिकल ही मार्क करना होगा। तो इस सीलिंग से ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से वर्टिकल पोजीशन मार्क करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये मैंने मान लिया पोजीशन x1, और यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन ये जूम कर लिया x2, ठीक है। अब x1 और x2 के टर्म में मुझे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है इस स्ट्रिंग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे। अब एक चीज मैं यहीं पे बता दूं कि जैसे हम लोग यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे कि इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किए थे। 2 बार डिफरेंशिएट करने में जो भी कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंशिएट होकर 0 हो गया था। यानी कि इस इक्वेशन में अगर कोई चीज कांस्टेंट आ रही है तो चाहे तो उस कांस्टेंट को शुरू में ही इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएट करने पर वो टर्म 0 हो ही जाएगी, तो पहले ही अगर उसको 0 मान लो तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए शॉर्टकट में इसको कैसे लिखते हैं कि हमारे पास यहां से लेके यहां तक की पोजीशन x2 है और मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो कायदे से मुझे यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है ये लिखनी चाहिए थी x2 और माइनस दिस लेंथ। सपोज इस लेंथ को हम लोग जो है L मानते हैं और ये पूरा लेंथ जो है इस स्ट्रिंग का लेंथ L' मानते हैं। तो L' मुझे फाइंड करना है, तो मुझे यहां से लेके यहां तक की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये होना चाहिए था x2 और माइनस L। लेकिन L मुझे पता है कि कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाएगा, तो उसको इग्नोर ही कर दिया। तो मैं सीधे यहां से लेके यहां तक क्या लिख लूंगा, x2 लिख लूंगा, और जो ये लेंथ है वही ये भी लेंथ है। तो ये अगर x2 है तो ये भी x2 हो जाएगा। तो x2 एंड प्लस x2 ये हो गया 2x2, और प्लस यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है x1। यानी कि अगर कांस्टेंट रिलेशन लिखा जाए तो कांस्टेंट रिलेशन क्या आएगी यहां पे, फिर से एक बार देखें, यहां से लेके यहां तक की लेंथ मुझे लिखनी है, कायदे से क्या होना चाहिए x2 माइनस L, लेकिन L कांस्टेंट है और मुझे पता है कि इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यानी कांस्टेंट को पहले ही इग्नोर कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है उसको लिख लेंगे x2, और ये जितनी लेंथ है ये भी लेंथ उतना ही है, तो ये x2 हो गया और ये x2 हो गया। तो x2 प्लस x2 2x2, और ये लेंथ कितना माने हैं x1, तो प्लस x1। यानी कि हमारे पास इक्वेशन आया 2x2 और प्लस x1 इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। जो भी चीज है लास्ट में लगेगा राइट साइड लगेगा वो कांस्टेंट हो गया। अब देखो यहां से डायरेक्टली एक्सेलरेशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे उस पॉइंट पे आते हैं कि जो भी चीजें इधर आ रही हैं कांस्टेंट में उस सबको इधर राइट साइड लिख लिए। अब इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करके मुझे एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखना है। तो अब मुझे पता है कांस्टेंट डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाएगा, तो राइट साइड तो 0 लिख लेंगे, और इनको डिफरेंशिएट करके मुझे एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना है। तो क्यों ना यहीं पे एक्सेलरेशन से रिप्लेस करें और जो साइन कन्वेंशन है यूज कर लें कि अगर x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो प्लस से रिप्लेस करेंगे, और निगेटिव रहेगा अपोजिट रहेगा तो माइनस से रिप्लेस करेंगे। तो अब देखो यहां पे x1 की डायरेक्शन और a1 की डायरेक्शन अपोजिट है, a1 अपवर्ड है और x1 डाउनवर्ड है। ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करेंगे माइनस लिखेंगे। तो x1 को हटा के लिखेंगे हम लोग -a1, लेकिन a2 की डायरेक्शन और x2 की डायरेक्शन क्या है सेम है, तो इसको लिखेंगे +a2। तो इसको लिख लेंगे दैट मीन्स 2a2 -a1, और एक कांस्टेंट को तो 0 लिखना है क्योंकि डिफरेंशिएट 2 बार हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो हमारे पास कांस्टेंट रिलेशन फिर से आ गया जी, कि दैट मीन्स 2a2 इज इक्वल टू a1। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जो पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप्स लिख के मैंने समझाए थे, तो देख के लग रहा था काफी लेंदी अप्रोच है, पूरा इक्वेशन लिखेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग चाहें तो कांस्टेंट रिलेशन जैसे ही डायग्राम दिया हुआ है
डिस्टेंसेज मार्क करना है, एक स्ट्रिंग को चूज करके उन डिस्टेंसेज के टर्म में, पोजीशंस के टर्म में स्ट्रिंग की लेंथ को लिखेंगे और जो पोजीशन में रिलेशन आएगा सीधे वहीं पे एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, सारे कांस्टेंट टर्म को 0 लिख देंगे क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट तो 0 हो ही जाते हैं। तो पोजीशंस को केवल प्लस ए माइनस ए जो है पुट कर देना है। और डायरेक्शन के लिए फिर से एक बार बता दें कि अगर पोजीशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव साइन के साथ रिप्लेस करना है, और अगर पोजीशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको निगेटिव साइन के साथ रिप्लेस करना है। तो होपफुली जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया आज वो समझ में आया होगा। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो है बच्चों को हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन वगैरह की वजह से दिक्कत हो जाए, लेकिन ये लिखना बहुत आसान होता है। इसके अलावा ये तो मैंने एक अप्रोच बताया कि कांस्टेंट रिलेशन कैसे लिखते हैं डिफरेंशिएट करके। इसके अलावा भी बहुत सारे अप्रोच हैं, जैसे एक डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके हम लोग जो है फाइंड करते हैं। टेंशन मेथड का भी अप्रोच है अपना, तो वो अलग जो है नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो उस वीडियो में ये चीज़ बताने का ट्राई करूंगा कि इसका अल्टरनेट अप्रोच क्या है, मीन्स कि टेंशन मेथड से कैसे कांस्टेंट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके रिलेशन फाइंड किया जाता है। तो होपफुली ये वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मेथड्स के साथ कांस्टेंट रिलेशन डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।